हेलो बच्चों, आज यहाँ पे म्यूटेशन का सेकंड लेक्चर डाल रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूटेशन में मैंने आपको बताया था, फिर से बता देती हूँ कि जब हम आणविक स्तर पर जीन की रासायनिक संरचना में बदलाव की बात करते हैं तो उसी बदलाव को हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन या फिर म्यूटेशन कहते हैं। अब म्यूटेशन दो प्रकार का है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और पॉइंट या जीन म्यूटेशन इसे कहते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात हम तब करते हैं जब पूरे के पूरे क्रोमोसोम के या तो नंबर्स में चेंज हो जाए, जितने भी नंबर्स हैं, जैसे मैंने 46 लिया था, इसमें कुछ चेंज हो रहा था, ठीक है। या फिर क्या हो रहा है, जब इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या आ जा रहा है, कहीं ना कहीं पे चेंज आ जा रहा है, इसकी फॉर्म में चेंज आ जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। और पॉइंट और जीन म्यूटेशन हम तब कहते हैं जब क्या हो रहा होगा, क्रोमोसोम के किसी एक बिंदु पे, ठीक है, या फिर जीन पे, क्रोमोसोम में उपस्थित कोई जीन होंगे, उनमें क्या हो जाए, जब बदलाव हो जाए, ठीक है, या परिवर्तन आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट या जीन उत्परिवर्तन कहेंगे, या फिर बिंदु, आप बोलो बिंदु उत्परिवर्तन कहेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है ये भी दो प्रकार का होता है, मॉर्फोलॉजिकल और न्यूमेरिक। मॉर्फोलॉजिकल जब मैंने बोला था, क्योंकि क्रोमोसोम की बात हो रही है, तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जब चेंज आता है तो उसको मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन कहते हैं। न्यूमेरिक मतलब नंबर से है कि क्रोमोसोम की संख्या पे जब क्या आता है, चेंज आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिक म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। फिर मॉर्फोलॉजिकल को भी मैंने फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया था कि 4 तरह से मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन हो सकता है। जब क्या हो जाए, क्रोमोसोम का विलोपन हो जाए, यानी डिलीशन हो जाए, क्रोमोसोम की कॉपी बन जाए, या फिर क्रोमोसोम अपनी जगह से हट जाएं, ठीक है, डिसलोकेट हो जाएं, या फिर क्रोमोसोम में क्या हो जाए, इन्वर्जन इन्वर्जन बोलो या फिर रोटेशन बोलो इसको, ठीक है ना, रोटेशन हो जाए। तो ये इस तरह से 4 हो गए। इसके अलावा मैंने आपको न्यूमेरिक भी 2 तरह का बताया था, यूप्लॉइडी और अनयूप्लॉइडी, ठीक है ना। इसमें मैंने बोला था आपको कि जो यूप्लॉइडी होता है वो भी आगे क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। यूप्लॉइडी से मतलब है कि क्रोमोसोम के पूरे एक सेट में जब क्या आ जाए, चेंज आ जाए, ठीक है। और एन यूप्लॉइडी का मतलब था कि जब क्रोमोसोम जो सेट है उसमें क्या हो जाए, कोई +1 यानी कोई एक जीन आ जाए या चला जाए, या फिर कोई 2 जीन आए या फिर 2 जीन चले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम जा रहे थे, 1 या 2 जा रहे थे या आ रहे थे, और यहाँ यूप्लॉइडी में क्या हो रहा था, पूरा का पूरा सेट का एडिशन हो जा रहा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, न्यूमेरिक म्यूटेशन भी क्या था, 2 प्रकार का हमने बताया था, देखो, ठीक है। यहाँ पे जो पीछे अभी बताया था, यूप्लॉइडी और एन यूप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी में मैंने बता दिया कि इसमें पूरे सेट में चेंज आता था, और इसमें क्या था, आता था क्रोमोसोम की संख्या पर चेंज होता था, ठीक है ना। तो यूप्लॉइडी भी आगे 3 प्रकार का है, हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। हैप्लॉइडी में जैसे एन ले लो, और डिप्लॉइडी में इसका फॉर्मूला 2n लिख लो, इसका 3n, 4n, 5n या 6n, ठीक है, इस तरह से लिख लो। तो n जब क्या होगा, कोई डिप्लॉइड सेल है, माना क्या है, जैसे ह्यूमन जाइगोट है, ठीक है, ह्यूमन जाइगोट क्या होता है, 2n होता है। तो n आपको पता है, यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, क्या होती है, अगर हम n का मान यहाँ पे 23 रख लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये है 46। अब इस जाइगोट में मैं क्या करूँ, 46 को मैं क्या कर दूँ, 23, आप ऐसा समझ लो कि क्या हो रहा है, 46 क्रोमोसोम थे, कोई डिप्लॉइड सेल थी, ठीक है। इसमें से मैं एक पूरा सेट हटा दे रही हूँ, तो एक पूरा सेट हटा दूंगी तो 2 सेट हैं, 23 का और 23 का, तो एक पूरा सेट हटा दिया, तो अब क्या बच गए, 23 ही क्रोमोसोम बच गए। तो यहाँ ये 2n था, अब एक सेट हटा दिया है हमने, तो अब ये क्या बन गया है, n बन गया, तो इसे हम हैप्लॉइडी बोलेंगे फिर, ठीक है ना। डिप्लॉइडी मैंने आपको अभी बता लिया, 2n यानी क्या है, जब एक n और दूसरा n मिलके, या प्लस कर लो, ठीक है, या ऐसे कर लो, n इंटू एन, सॉरी, n प्लस n कर लो, ठीक है, यहाँ पे दिखा देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ठीक है। तो जब क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। ऐसी पॉलीप्लॉइडी है, तो इसमें मैंने बोला पॉलीप्लॉइडी में
ट्रिपल एन हो जाएगी, यानी जो क्रोमोसोम की संख्या है वो 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 6 गुना हो जाए। तो इस तरह से क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या क्या होती जाती है, लगातार बढ़ती जाती है। तो हम इसे पॉलीप्लॉइडी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एनीप्लॉइडी में मैंने हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी की बात करी थी। हाइपोप्लॉइडी में मैंने बताया था कि जब एक गुणसूत्र लेस हो जाता है या 2 गुणसूत्र लेस हो जाता है तो हम इन्हें क्या कहते हैं, क्रमशः मोनोजोमी और नलीजोमी कहते हैं, ठीक है। हाइपरप्लॉइडी में मैंने बोला था कि गुणसूत्रों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। अब एक गुणसूत्र की अधिकता भी हो सकती है, 2 गुणसूत्रों की अधिकता भी हो सकती है। जब एक गुणसूत्र की अधिकता होती है इसे हम ट्राइजोमी कहते हैं। जब 2 गुणसूत्र की अधिकता होती तो हम इसे टेट्राजोमी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल भी मैंने बताए थे। और इससे होने वाली जो डिजीज़ेज़ हैं, जो सिंड्रोम आपको दिखेंगे, इनको हम आगे के जो लेक्चर्स होंगे उनमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे। अब यहाँ पे इस न्यूमेरिक म्यूटेशन तक मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। यहाँ तक हमारा पिछले लेक्चर में हो गया था। अब सिर्फ ये वाला पोर्शन बच गया था कि म्यूटेशन का जो दूसरा टाइप है, पॉइंट और जीन म्यूटेशन, ठीक है। तो चलिए पॉइंट और जीन म्यूटेशन स्टार्ट करते हैं। पॉइंट और जीन म्यूटेशन मैंने बोला था जब क्या है कि हम क्या करेंगे, कोई गुणसूत्र है उसके किसी एक पॉइंट की या किसी एक जीन की बात करेंगे, उसमें जब बदलाव आ जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि देखो जीन्स, मैंने क्या बताया था आपको कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए, और इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, फंक्शनल इकाई आप बोल लो, जीन होती है, ठीक है। और जीन क्या होते हैं, देखो जो जीन है, या आप ऐसे बोल लो कि जीन एक फंक्शनल इकाई की तरह काम करते हैं, और इसमें जो जो भी सूचनाएं होती हैं, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए वो सूचनाएं क्या होती हैं, एक समुच्चय या आप कोडोन्स उनको बोल सकते हो, जेनेटिक कोडोन्स के रूप में व्यवस्थित होती हैं, ठीक है। तो एक जो जेनेटिक कोड होता है वो जो ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, जो क्या करता है, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को इनकोड करता है, ठीक है ना, हो गया। तो जैसे कि गहरे काले बालों के रंग के लिए कोई एक ट्रिपलेट होगा न्यूक्लियोटाइड का, जो क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को इनकोड करेगा, आगे ले जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो डीएनए होता है, ठीक है, उसके क्या होते हैं, उसमें वो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन बेसेस इसको हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ। 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। अब डीएनए में नाइट्रोजन बेस की मैं बात करूँ तो एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन होते हैं, ठीक है। जबकि जो आरएनए होता है, आरएनए में थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, ये थाइमिन की जगह क्या हो जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बने रहेंगे, ठीक है, हो गया। तो इस तरह से ये वाला हो गया किसके लिए, डीएनए के लिए, ठीक है। और ये जो एयूजी है ये क्या होता है, आरएनए के बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं बेस पेयर्स का ट्रिपलेट होता है, जैसे सपोज मैंने मान लिया AUG, ठीक है, या GAG, ठीक है, या मैंने मान लिया CUA, ठीक है। तो ये एक ट्रिपलेट होता है जो क्या करता है, मैंने कहा किसी एक अमीनो अम्ल को, अब टोटल क्या होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, 64 इस तरह से बेस पेयर जब हम मिला देते हैं तो ये 64 कोडोन्स बनते हैं, और 20 क्या होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक जो एक कोड होता है, सपोज मैंने मान लिया CUA है, ठीक है, तो प्रत्येक एक कोड क्या करता है, किसी एक अमीनो अम्ल को कोडित करता है, किसी एक अमीनो एसिड को, ठीक है। अब देखो एक अमीनो एसिड को कोडित करेगा, मतलब ये क्या है, एक इन्फॉर्मेशन को इनकोड करता है, ठीक है ना, कि मतलब क्या है, कोई एक इन्फॉर्मेशन, हाँ हमें इस ट्रिपलेट से कोई एक इन्फॉर्मेशन बन रही है जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में आगे जाएगी, स्थानांतरित होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आगे आप थोड़ा सा देखोगे कि क्या होता है जब हम पढ़ेंगे इसमें, कि जैसे ऐसे है डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए से इंफॉर्मेशन आगे
ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या होती हैं, एमआरएनए तक पहुंचती हैं, और एमआरएनए के द्वारा ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन्स बनते हैं, और प्रोटीन्स वास्तविकता में क्या हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है ना, अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स हैं। अब अमीनो एसिड्स कोई भी, मैंने कहा क्या कि 20 अमीनो एसिड है, कोई भी एक आप अमीनो अम्ल ले लेते हो तो वो क्या करता है, किसी एक कोड को क्या करता है, कोडित करता है, ठीक है ना। मतलब अब आप ये भी कह सकते हो कि 64 हैं, तो 64 में से मतलब क्या होगा, 20 अमीनो अम्ल हैं अगर, तो इसका मतलब कोई एक अम्ल 4 कोडोन या 3 कोडोन के द्वारा भी कोडित हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आगे टेबल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम वापस अपने पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट और जीन म्यूटेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन मैंने कहा, द म्यूटेशन अकर्स इन अ सिंगल नाइट्रोजन बेस इन द डीएनए, ठीक है, कि डीएनए के जो सिंगल नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, डीएनए में मैंने कहा 4 बेस होते हैं, ठीक है, ACGT। तो क्या है, इन सिंगल बेस में, इसमें से ये है अगर, तो कोई भी अपना बेस पेयर बना लेंगे। सपोज इन्होंने ATC बना लिया, या CUA बना, CU नहीं, CAG बना लिया, ठीक है। तो इस तरह का ये जो बेस पेयर है, ठीक है, अब ये क्या है, इसमें से क्या करेंगे, अगर कोई एक भी जो नाइट्रोजन बेस है वो अपनी जगह से हट जाए या ऐड हो जाए या इसमें इन्वर्जन हो जाए, फ्लिप मार जाए ये, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, पॉइंट या जीन म्यूटेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो आप ये भी कह सकते हो कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड बाय अनदर, जब क्या हो जाए, सपोज आपने ये कर रखा है कि CUA है, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, क्या हो जा रहा है, U की जगह यहाँ पे क्या आ गया, G आ गया मान लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, रिप्लेस कर दिया इस, ठीक है, नाइट्रोजन बेस को G यानी ग्वानिन ने, यूरेसिल को ग्वानिन ने रिप्लेस कर लिया। तो अब ये क्या हो गया, ये किसी दूसरे अमीनो अम्ल को कोडित करेगा और ये किसी दूसरे अमीनो अम्ल को, यानी ये एक अलग इन्फॉर्मेशन दे सकता है और ये एक अलग इन्फॉर्मेशन दे सकता है थ्रू दिस कोडोन, ठीक है, या दिस ट्रिपलेट ऑफ कोडोन, जिसको आप क्या बोलते हो, जेनेटिक कोड बोलते हो, ठीक है। तो चलिए अब देखो, पॉइंट म्यूटेशन भी कितने तरह का होता है, 3 तरह का, ठीक है, पॉइंट, इन्वर्जन और फ्रेम शिफ्ट। तो पॉइंट में मैंने बता दिया आपको कि पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा, इसमें मेनली हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन ब्लड सेल्स का, जिसमें एक डिजीज़ है सिकल सेल एनीमिया आप कहते हो, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया में ये होता है कि आगे इसमें यहाँ पे देख लेते हैं हम, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा कि इस तरह से अगर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो 6वें नंबर पे स्थित क्रोमोसोम होगा या क्रोमोसोम में स्थित जो जीन होगा, उस सब 6वें नंबर का जो होता है वो क्या कर रहा है, सपोज कि ग्लूटामिक एसिड को क्या कर रहा है, कोडित कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो जाता है, अब इस 6वें नंबर के, देखो यहाँ पे मैंने बता रखा है, सपोज ये है 6वें नंबर का, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये वाला देखो, ये सेकंड वाला मैंने दिखा रखा है, जो एडिनिन है सपोज, वो क्या हो जा रहा है, थायमीन के द्वारा क्या हो रहा है, रिप्लेस हो जा रहा है, ठीक है ना। अब थायमीन के द्वारा रिप्लेस हो गया, तो पहले ये क्या था, जो GAG था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे फिर से दिखा देती हूँ आपको, ये जो GAG है ये ग्लूटामिक एसिड को क्या कर रहा था, कोडित कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब एडिनिन रिप्लेस्ड बाय थायमीन, तो अब ये क्या बन गया, GTG बन गया, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अब ये किसको, एक नए अमीनो अम्ल, ठीक है, वेलाइन को क्या कर रहा है, कोडित कर रहा है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो इसमें कि जो पॉइंट म्यूटेशन होता है, इसमें जीन के किसी एक बिंदु पर, यहाँ पे जीन का कोई एक बिंदु क्या है, एक नाइट्रोजन बेस है, इस पे क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, किसी एक अमीनो अम्ल की श्रृंखला ली हमने, उसमें मैंने कहा कौन सा वाला, जो 6वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। 6 नंबर पे जो भी नाइट्रोजन बेस होगा वो किसी अन्य नाइट्रोजन बेस द्वारा क्या कर लिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो जो 6वें नंबर का होगा वो ग्लूटामिक एसिड को जनरली कोडित करेगा, लेकिन जब ये रिप्लेस हो गया तो बाद में ये किसको, वेलाइन को कोड करने लग गया। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है, चेंज क्या आता है, म्यूटेशन की बात का हम कर रहे हैं। अभी देखो नॉर्मल में क्या हो रहा है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनका जो साइज है वो क्या है, अच्छी तरह से आपको दिख रहा है, गोल है और फूला हुआ दिख रहा है। ठीक है। लेकिन जैसे क्या होता है, वेलाइन एसिड की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे इनके जो 6वें स्थान पर है वहाँ पे कोई और नाइट्रोजन बेस आ जाता है, तो जो सेल होती है वो श्रिंक होकर इस तरह से दिखने लगती है, सिकल हो जाती है। ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब हमने 6 अमीनो अम्ल में जो 6 बेस पेयर लिए थे, ऐसे समझ लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 6वें से पहले यानी 1 से 5 तक और 7 से 8 या आगे जितने भी होंगे वहाँ कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना। चेंज सिर्फ किस में होना है, 6वें नंबर पे होना है। यानी 6वें नंबर पे जो भी नाइट्रोजन बेस होगा, ठीक है, वो किसी और बेस द्वारा क्या कर लिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। ठीक है। और 6वें नंबर पे, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल आप बोल लो या स्पेक्ट्रोस्कोपिक उससे बोल लो व्यू से, यहाँ पे हमने पाया है बाय एक्सपेरिमेंट, हमने मतलब पहले से ही है। ठीक है। बाय एक्सपेरिमेंट के 6वें नंबर पे क्या होता है, जो भी बेस पेयर है वो क्या कर रहा है, ग्लूटामिक एसिड को कोडित कर रहा है। ठीक है। अब चेंज हो जाता है बाय थायमीन, और हमने मान लिया यहाँ पे GAG है, तो हमने मान लिया यहाँ पे क्या हो गया, ए की जगह क्या आ गया, यू आ गया है, तो GUG हो गया वो। ठीक है। अब ये क्या करेगा, हम आगे सारणी देखेंगे, हम 64 कोडोन की जो टेबल होगी उसको देखेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, ये वेलाइन को कोडित करेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसे क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट दूसरा देख लेते हैं, इन्वर्जन। अब इन्वर्जन नाम से पता चल रहा है, इन्वर्जन मतलब होता है उल्टा हो जाना, यानी फ्लिप कर जाना। ठीक है। तो क्या होता है कि इस प्रकार के उत्परिवर्तन में कोई जीन है तो उसके किसी खंड में क्या होगा, जो अमीनो एसिड का कोड होगा उस कोड में क्या आ जाएगा, परिवर्तन, वही सेम कोड। अब मैंने बताया कोड क्या होता है, 3 बेस पेयर का एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है। तो ये 3 नाइट्रोजन बेस हैं, देखो जैसे साइटोसिन है, यूरेसिल है और एडेनिन है। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन क्या आ जाएगा कि इसका सपोज क्या करेगा, एक पार्ट, ये पार्ट है, इसने क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया। फ्लिप कर दिया है मतलब ए कहाँ चला गया है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है ए आगे आ गया है, तो ऑब्वियस है यू कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बाद में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो पहले ये CUA था और अब बाद में क्या हो गया है, CAU हो गया है। ठीक है। तो ये CUA क्या कर रहा है, ल्यूसिन को कोडित कर रहा है, जबकि ये CAU है, ये हिस्टिडीन अमीनो अम्ल को क्या कर रहा है, कोडित कर रहा है। ठीक है ना। तो समझ गए। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो भी नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं वो क्या कर जाते हैं, फ्लिप कर जाते हैं, आपस में अपना स्थान बदल देते हैं, और जो नए मतलब एक नया कोड बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये ओल्ड कोड है और इसने फ्लिप करके क्या बना दिया, एक न्यू कोड बना दिया। अब जो न्यू कोड बना दिया वो क्या करेगा, हिस्टिडीन को कोडित करेगा। तो आप कह सकते हो कि इन अ क्रोमोसोम व्हेन सीक्वेंस ऑफ किसका, नाइट्रोजन बेसिस ब्रेक्स अवे एंड देन गेट रिवर्स्ड। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। ठीक है। आप ऐसा कह सकते हो कि क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, यहाँ पे से ब्रेक हुआ और वापस बाद में क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया, ए आगे आ गया और यू कहाँ आ गया, पीछे आ गया। ठीक है ना। तो हो गया। तो ये क्या हो गया, रिवर्स, या फिर आप बोल सकते हो इन्वर्जन म्यूटेशन इसे कह सकते हो। आ गई बात समझ में। ठीक है। इसी तरह से और भी होंगे कोई, हमने यहाँ पे यही एग्जाम्पल लिया है, इस तरह से और भी होंगे, वो क्या कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक टेबल आती है 64 कोडॉन्स की अलग अलग। ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, आप पाओगे उसमें इस तरह से कि इस तरह से जो चारों बेस पेयर होते हैं, ठीक है, UACG 4 बनाएंगे नीचे हम, और इस
साइड पे क्या कर लेंगे, एक साइड पे UACG कर लेंगे और यहाँ UACG कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगी, आपको 64 कोडॉन्स की टेबल मिल जाएगी। अब उसमें आप देखोगे कि मैंने बोला कि 20 ही अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक अमीनो एसिड क्या करेगा, 3 से 4 को कोडित करेगा या इनकोड करेगा, आप बोल सकते हो। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो नाइट्रोजन बेसिस के जेनेटिक कोड बने हुए हैं, वो जेनेटिक कोड क्या करेंगे, 4 कोड क्या करेंगे, एक अमीनो अम्ल को इनकोड करेंगे, ठीक है, फॉर अ वन इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, हो गया। तो इस तरह से इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट यहाँ पे खाली पेज है। नेक्स्ट है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है कि जो अमीनो अम्ल की श्रृंखला होती है उसमें किसी बिंदु पर या तो डिलीशन हो जाएगा या फिर एडिशन हो जाएगा, ठीक है। डिलीशन हो जाएगा या एडिशन हो जाएगा। अब इसको कैसे समझेंगे कि क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन बेस होंगे, ठीक है, अब एडिशन या डिलीशन किसका होगा, जो नाइट्रोजन बेस होंगे उनके, मतलब उनमें से कोई एक नाइट्रोजन बेस या तो बाहर से आ जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, अपनी जगह से हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे देखो दिखा रखा है इसने कि हर कोई भी देखो इन्फॉर्मेशन इस तरह से लगी हुई है, ठीक है। मान लिया हमने, ये मैंने एग्जांपल ले रखा है कि वाई द कैट ईट द रेड, तो इसका अपने आप में कुछ ना कुछ मतलब है, ठीक है। वाई का, द का आप हिंदी मीनिंग लगा दो, कैट ईट द रेड, ठीक है, इसका अपना अपना मीन्स है। ऐसे ही जो नाइट्रोजन बेसिस के जेनेटिक कोड है ना, इस तरह से लगे हुए हैं, सपोज CAG, GUG, GAG, ठीक है, CCA, ACU, इस तरह से लगे हुए हैं। और प्रत्येक कोड क्या करता है, अपने आप में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लिए हुआ होता है, ठीक है। अब क्या हो जाए, इस तरह से मैंने ये सीरीज बना दी है, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, सपोज मान लीजिए कि ये एक क्या है, कोडोन है E, ठीक है। या आप यहाँ एक यहाँ लिख, इस वाले में समझ लीजिए कि सपोज यहाँ पे एक कोडोन है G, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये G है, सपोज मैंने मान लिया, नेक्स्ट वाले इंक से बता देती हूँ मैं कि इस G का क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे इस E का, यहाँ पे दिख रहा है आपको द में, इस E का क्या हो जा रहा है, डिलीशन हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने मान लिया कि G का भी क्या हो रहा है, डिलीशन हो जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन या फिर जो जेनेटिक कोड है उनका तो हमेशा ही ट्रिपलेट रहेगा, डुप्लेट तो रहेगा नहीं। और ट्रिपलेट रहेगा और वही ट्रिपलेट क्या करेगा, एक इन्फॉर्मेशन को कोडित करेगा या एक अमीनो एसिड को इनकोड करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे G हट गया, जैसे यहाँ पे से E हट गया है, ठीक है, तो ये क्या हो गए हैं, यहाँ पे देखो आगे दिख रहा है आपको कि जितने भी लेटर्स हैं ये आगे शिफ्ट हो गए हैं, आगे की E की जगह पे यहाँ पे देखो ये C शिफ्ट हो गया, यहाँ पे देखो C शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब जो AT था और इसके बाद यहाँ से भी E शिफ्ट हो गया, ATE ऐसे बन गया है, ठीक है। अब इसमें क्या बन गया है, फिर ये भी शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ATT हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो रखा है, HER हो जाएगा और लास्ट में एड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं सपोज करो, मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ ऐसे ही, मैंने क्या किया, सपोज ये इन्फॉर्मेशन मैंने बना दी है, ठीक है। CAG है जी, अब मैंने हटा दिया इसको, तो ये बाद में क्या हो जाएगी, CAG, GU, ये वाला G आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, AG, ये C यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, CAA, ठीक है। और यहाँ पीछे जो भी रहेगा CU, और आगे आने वाले और भी आते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो ये एक अलग इन्फॉर्मेशन को कोडित कर रहे थे, ठीक है, इनका अपने आप में कुछ ना कुछ मतलब था। लेकिन यहाँ देखो अब नए नए क्या बन गए हैं, जेनेटिक कोड बन गए हैं, तो इनका भी अपना एक क्या हो जाएगा, अलग मीन हो जाएगा, ठीक है। ये किसी एक अमीनो अम्ल को कोडित कर रहा होगा, ये किसी दूसरे को, ये किसी तीसरे को, हो सकता है इनमें से 2 से ज़्यादा कोडॉन क्या कर रहे होंगे, या जेनेटिक कोड क्या कर रहे होंगे, एक ही अमीनो एसिड को कोडित कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो इनका भी क्या हो गया है, ऑर्डर चेंज हो गया है, जब हमने क्या कर दिया, डिलीशन कर दिया है इस G का, तो ये भी क्या हो गए हैं, ट्रिपलेट की फॉर्म में आ गए हैं। लेकिन अब ये क्या करेंगे, किसी अन्य अमीनो अम्ल को क्या करेंगे, इनकोड करेंगे, ठीक है, फॉर अ इंफॉर्मेशन, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो इसी तरह से
अब हम ये तो डिलीशन हो गया, अब हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, एडिशन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो हमने एक एक्स्ट्रा ई यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट है, इसके बाद ही हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो वही था, वाई द कैट ईट द रैट, इसका अपने आप में कुछ ना कुछ मीन था। अब आगे क्या हुआ, वाई द तक तो ठीक है, अब क्या हो जाएगा, CAT कैट आपने लिखा हुआ है, तो इसमें आपने क्या कर देना है, ई लिख देना है। तो ई ऐड हो गया तो ECA बन जाएगा। अब ये टी कहाँ होगा, ये वाला टी कहाँ होगा, आगे वाले EA के साथ शिफ्ट हो जाएगा, EA, तो ये 3 का एक कोड बन जाएगा। ठीक है, ये अब क्या हो जाएगा, TTH हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है TTH। ठीक है, और ऐसी लास्ट का ERA हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एडिशन ऑफ एनी नाइट्रोजन बेस इन द DNA सीक्वेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसमें, फिर क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है, पहले क्या था, ये तो नॉर्मल कंडीशन थी, ये नॉर्मल कंडीशन थी। ठीक है, जब आपने डिलीशन कर दिया तो इसमें चेंज आ गया, इसमें चेंज आ गया तो क्या होगा, जो जीन संरचना होगी इनमें चेंज आ गया, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगी, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी उनमें भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, और सेम इसमें भी एडिशन जब आप कर रहे हो तो तब भी क्या हो रहा है, ये देखो शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ ई आपने ऐड किया था तो क्या हो गया था, यहाँ पे आपने ई ऐड किया था तो ये शिफ्ट हो गए, आगे शिफ्ट हो गए। ठीक है, ये इधर को शिफ्ट हुए थे, और यहाँ आप ऊपर आपने देखा जब आपने डिलीट कर दिया तो ये क्या हो गए, इधर को शिफ्ट हो गए। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। फिर भी एक बार और समझा देती हूँ, जैसे मैंने किया था, सपोज मैंने ऐसे किया था, वाई द कैट ईट, इतना ही कर रही हूँ मैं फिलहाल। अब हमने क्या कर दिया, इसमें एक बार एडिशन करना है, एक बार क्या करना है, डिलीशन करना है सर, और यहाँ पे मैं एडिशन कर रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो वाई तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, THE हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद मैं ई ऐड कर रही हूँ तो ये क्या हो जाएंगे, ये बाकी के सारे पीछे को शिफ्ट हो जाएंगे, तो ECA हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद TEA हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो भी आएगा, अब डिलीशन करूँ, इस ई को मैं क्या कर दूँ, हटा दूँ, तो तब क्या हो जाएगा, वाई तो ऐसे ही रहेगा, TH, अब ये C ई की जगह में आ जाएगा क्योंकि ये तो डिलीट हो गया है ना ई, तो C यहाँ आ जाएगा, अब ATE हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे AT और जो भी नाइट्रोजन बेसिस होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका अपने आप में अलग मीन था, अब इनका भी क्या हो गया है, अपने आप में अलग मीन्स हो गया। ठीक है, ये क्या हो गए हैं, नाइट्रोजन बेस्ड के शिफ्ट होने के कारण क्या हो गई हैं, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उनमें चेंजेस आ गए। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में उनके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा तो ऑब्वियस है कि म्यूटेशन अकर होगा। ठीक है, म्यूटेशन क्या करेगा, अकर्स करेगा। ठीक है, यानी म्यूटेशन पाया जाएगा। ठीक है, तो इतना आप समझ गए, तो इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब बाकी आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और मैं क्या करूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी भेज दूँगी, आप उसको कर लीजिए। ठीक है, वहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं आप। थैंक यू।